हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो पटवारी की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने जो है वो कुछ साइंस की क्लासेस जो है वो यहाँ पर की थी, बट आज जो है हमने थोड़ा सा टॉपिक में चेंज किया है। आज जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पटवारी के लिए डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आए थे कि सर और सेक्शन को भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर दो। अब देखो, अगर थोड़ा सा हम सिलेबस के ऊपर जाएं, ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में पटवारी में आपके पास जैसे अर्लीस्ट सोसाइटीज़ हो गई, हंटिंग और गैदरिंग के जो है वो एज अ वे ऑफ लाइफ हो गए। इसके अलावा जो है वो आपके प्री हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन होगी, पैलियोलिथिक एज होगी, मीजोलिथिक होगी, नियोलिथिक होगी, कॉपर एज हो गई, ब्रॉन्ज हो गई, आयरन एज हो गई, इंडस वाली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि कैसे उसकी जो है वो प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग थी। इसके अलावा जो है वो प्री वैदिक और वैदिक कल्चर हो गया, रिलीजियस मूवमेंट हो गए, मौर्य एम्पायर हो गया, शक हो गया, कुषाण हो गया, सतवाहन हो गया, संगम एज हो गया जिसमें चोला, पांड्या, चैर और ये तीनों जो है वो त्रिपक्षीय युद्ध कैसे लड़े इन्होंने, ठीक है, गुप्ता एज हो गई। उसके बाद प्रो गुप्ता जो है वो एज हो गया और हर्षवर्धन हो गया। तो ये सारे टॉपिक कहां पर दिए गए हैं? ये सारे टॉपिक जो है वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में दिए गए हैं। अब एक चीज तो है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें, ठीक है, कि ऊपर ऊपर से आपने स्टडी कर ली, ठीक है, और आपने थोड़े दिनों में इसको निपटा दिया, तो वो देख लीजिए। बट जिस हिसाब से एग्जाम का जो है वो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, 1,87,000 बच्चों के साथ आपको कंपीट करना है, तो ऐसे में जरूरी है कि इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जो है वो डिटेल में पता हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। इंडस वाली सिविलाइजेशन हम करवा चुके हैं, ठीक है जी। प्री वैदिक और वैदिक पीरियड कल्चर भी हमने अच्छे से करवा दिया है। अब महाजनपद भी हमने करवा दिया है। धीरे धीरे सारे टॉपिक आपको डेमो देखकर पता लग जाएगा कि कितने अच्छे से करवाया जा रहा है, ठीक है। डेमो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज पे जाओगे तो वहां पर कंटेंट वाले सेक्शन में आपको डेमो मिल जाएगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो बच्चे देख रहे हैं कि भाई आप लोगों के जब भी आप ऐप ओपन करते हो ऊपर एक ऑप्शन मिलता है टेस्ट पास का, ठीक है जी। तो टेस्ट पास जो है वो आपने परचेज किया है किसके साथ? आपने परचेज किया अपने पटवारी बैच के साथ, तो भाई उस चीज का बेनिफिट उठाया करो। कई बच्चों को नहीं पता होगा, टेस्ट पास में आपको लगभग 4,000 टेस्ट मिल रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। अब उसमें क्या क्या मिल रहा है टेस्ट पास में कि 4,000 टेस्ट आपको सेंट्रल लेवल के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। अब आप पूछोगे कैसे यूज करें भाई, जिनको नहीं पता है, तो जैसे एसएससी के पेपर होते हैं, ठीक है, तो एसएससी के पेपर उठाओ, देखो, और उसमें जीके वाला सेक्शन निकालो। अब यार ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आपकी इसमें भी पूछी जाएगी पटवारी वाले में, तो वहां से उनके क्वेश्चंस लगाओ। जहां पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखते हैं वहां से मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ, जहां से इंग्लिश के क्वेश्चन दिखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 4,000 टेस्ट हैं, 4,000 में से तो आपका जो है वो 90% के करीब सिलेबस जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो वहां से ही कवर हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा पढ़ सकते हो टेस्ट पास, जिसको नहीं पता था अभी तक, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है या फिर जो ज्वाइन करेंगे, 4,000 के करीब जो है वो साथ में आपको टेस्ट मिलेंगे अगर आप टेस्ट पास को साथ में इंक्लूड करते हो। 48 रुपीज का होता है, ठीक है, 48 रुपीज में 4,000 टेस्ट। और जिन्होंने मतलब जब तक जिन्होंने भी बैच ज्वाइन किया अभी तक सभी ने जो है वो वहां पर लिया है, तो उसको एक बार जो है वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज जो है हम जितने भी ये टॉपिक हैं इनके ऊपर जो है वो 50 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। आपको कमेंट करके सिर्फ इतना सा बताना है, अपने हाथों को इतना सा कष्ट देना है कि 50 में से आपके नंबर जो है वो कितने बने हैं। समझ आ गया? और एक चीज याद रखिएगा, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपने पटवारी का सिलेबस देखा होगा। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मीजोलिथिक एज, कि इनमें से जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मीजोलिथिक एज, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पहिए का आविष्कार, सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग, विशाल शहरीकरण या लोहे का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, यानी कि स्मॉल जो स्टोन टूल्स है वो वहां पर यूज किए जाते थे। ये मीजोलिथिक एज की जो है वो यहां पर क्या थी, खासियत थी। तो ये आपको पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मिलते हैं इंडिया में वो कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, कि भारत में मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस क्षेत्र में मिलते हैं? नर्मदा घाटी, नीलगिरी शिवालिक पहाड़ियां या नलमाला पहाड़ियां। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नर्मदा घाटी, ठीक है। नर्मदा घाटी में भी अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप पूछ सकता है तो वेस्टर्न नर्मदा जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, वेस्टर्न नर्मदा, ठीक है। कहां पर भाई? एमपी में। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, कब मिले थे एविडेंस? वो मिले थे 1982 में, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज क्या है कि यहां पर जो आपके फॉसिलाइज्ड स्कल मिले थे, ठीक है,
जो आपके यहां पर फॉसिलाइज्ड स्कल कैप मिले थे उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको नर्मदा ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। नर्मदा ह्यूमन के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये आपको थोड़े से पॉइंट जो है वो याद रखने। अब जिसके बारे में डिटेल की जरूरत होगी उस क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जिसमें नहीं होगी उनको सिर्फ याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एविडेंस कहां पर मिले? नर्मदा घाटी में मिले हैं। और अगर ज्यादा डीप पूछा जाएगा तो वेस्टर्न नर्मदा याद रखिएगा, और साथ में एमपी 1982 में। ठीक है, और जो वहां पर स्कल मिला था उसको नर्मदा ह्यूमन के नाम से जो है वो जाना जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि की खोज और उसके नियमित उपयोग की शुरुआत किस काल में हुई थी? ड्यूरिंग विच पीरियड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फायर डिस्कवर्ड एंड ब्रॉट इनटू रेगुलर यूज? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका लोअर पेलियोलिथिक एज या निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द न्योलिथिक साइट बुर्ज होम इज फेमस फॉर। ठीक है, जो नवपाषाण स्थल है जिसका नाम है बुर्ज होम, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से विशाल अन्नागार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सूक्ष्म औजार निर्माण स्थल? नहीं। ठीक है, शैलचित्र? नहीं। इसका आंसर है पिट ड्वेलिंग। ठीक है, गड्ढा निवास। गड्ढा निवास मतलब कि बुर्ज होम में क्या मिले, किस चीज के साक्ष्य मिले हैं कि मान लो ये आपकी जो है वो मेन लैंड है। ठीक है, मतलब मेन धरती है, तो इसके नीचे इस तरीके से जो है वो खड्डे बनाए जाते थे। अब ये कई बार इसी आकार में होते थे, कई बार ये राउंड आकार में होते थे, और यहां पर जो है वो रहने के लिए स्थान बनाया गया था। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक तरीके से होम समझ लो, और ये आपके ऊपर मैनलैंड होती थी। ठीक है, अब इसका मेजर यूज कब किया जाता था? कि जब कोल्ड वगैरह होता था। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता था? इनका यूज किया जाता था। तो बुर्ज होम में इसके साक्ष्य मिले हैं किसके? पिट ड्वेलिंग के। इसको बोला जाता है गड्ढा निवास। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? और ये भी PYQs में पूछा गया है, और ये सारी चीजें डिटेल में आपको करवाई जाएंगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर अभी हमने करवाया नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर होता है। तो लास्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोर्स में शुरू किया है, सभी को पता ही होगा जिन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद हमने जो है वो वैदिक कल्चर अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, वैदिक कल्चर के बाद अभी हमने महाजनपद पढ़ाए हैं, तो आपको सब कुछ वहां पर बहुत अच्छे से मिलेगा। तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस? कि मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? लोहा, कांसा, तांबा, सोना? कौन सी थी भाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉपर, यानी कि तांबा जो है वो सबसे पहले ह्यूमंस के द्वारा यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच इंडस वैली साइट इज नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिजर्वायर? ठीक है, कि कौन सी इंडस वैली की साइट है जो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए और रिजर्वायर्स के लिए जानी जाती है, जल प्रबंधन के लिए, अपने उत्तम जल प्रबंधन के लिए और जलाशयों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धोलावीरा। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, धोलावीरा पड़ता कहां पर है भाई? गुजरात में। प्रेजेंट में गुजरात में जो है वो धोलावीरा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? आपकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट? जो ग्रेट बाथ है यानी कि महान स्नानागार है, ठीक है, स्नानागार है, वो किस स्थल पे पाया गया है? तो वो पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है भाई? अब प्रेजेंट में भाई सिंध पाकिस्तान में है आपका। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को जो है वो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला इंग्लिश में भी बता देता हूं भाई, माउंड ऑफ द डेड इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और इसकी जो खोज की गई थी, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, जो की थी आपकी RD बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1922 में। अब देखो, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो ना, तो हर एक हड़प्पा साइट आपको पता होनी चाहिए, वहां से कौन कौन सी जो है वो चीजें मिली हैं वो आपको पता होनी चाहिए, किसके द्वारा जो है उसको फॉर्म किया गया था या किसके द्वारा उसको डिस्कवर किया गया था वो भी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? मतलब कि उसके बारे में नहीं पता था। बैल के बारे में पता था, हाथी के बारे में भी, गैंडा के बारे में भी। ठीक है जी, शेर के बारे में जो है वो नहीं पता था। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, कई बार ये भी ऑप्शन में आ जाता है, हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स के बारे में, ठीक है, हॉर्स के बारे में भी जो है वो नहीं पता था, HORSE। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनते हैं। और आज की इस वीडियो में तो हमने जो है वो बहुत कम जो है वो क्वेश्चन रखे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस को जो है वो यहां पर इंक्लूड किया है, जो कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे गए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सही लगेगा, आगे लेवल भी जो है वो इसका बढ़ाया जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट है द डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल सजेस्ट ट्रेड रिलेशन विद। अब सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन में ही कि जो डॉकयार्ड मिला है वो कहां पर मिला है, वो मिला है आपका लोथल में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपसे जो है वो डॉकयार्ड पूछ लिया जाए तो डॉकयार्ड कहां पर था, वो था आपका लोथल में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पूछा गया कि जो लोथल है वो क्या सजेस्ट करता है कि ट्रेड जो होता था वो किसके साथ होता था, तो वो होता था आपका मेसोपोटामिया के साथ। ये आपको यहां पर याद रखना है, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है आपका विच मटेरियल वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेकिंग इंडस वैली सील्स। ठीक है, जो आपकी इंडस वैली की मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मुख्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती थी? लोहे से नहीं, ठीक है, सोने से तो भाई नहीं, कौड़ी से भी नहीं, सेलखड़ी जिसको स्टेटाइट बोलते हैं, ठीक है, सेलखड़ी से जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है, अच्छा, इसको अदर एक और नाम है इसका सोप स्टोन। ठीक है जी, सोप स्टोन भी इसको बोला जाता है और सोप रॉक भी इसको जो है वो बोला जाता है। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ये भी नाम आ जाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत ना हो, तो वो चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। समझ आ गया? और बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कितने नंबर बने हैं। 50 में से 10 क्वेश्चन आपके यहां पर हो चुके हैं। द फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल वाज फाउंड एट, कि जो प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति है नृत्य करती युवती की, वो कहां से मिली है? तो वो मिली आपकी मोहनजोदड़ो से। समझ आ गया? डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है द अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिटीज इज डिस्टिंग्विश बाय। ठीक है, कि हड़प्पा नगर योजना की विशेषता क्या थी? वृत्ताकार सड़कें थी? नहीं। केवल कच्ची ईंटों की किलेबंदी थी? नहीं। जल निकासी का अभाव था? भाई जल निकासी तो उनकी बहुत प्रो लेवल की थी, तो इसका आंसर है आपका ग्रिड सिस्टम। ठीक है, कि वहां पर जो भी घर बनाए गए थे, ठीक है, वो ग्रिड सिस्टम में जो है वो बनाए गए थे। हर जगह पर आपको सड़कें जो है वो देखने को मिलती थी और हर सड़कों के साथ आपको नालियां यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन है जुताई किए गए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं आपके कालीबंगन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में पूछा गया है। कालीबंगन कहां पर पड़ता है भाई? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है, वहां पर जुताई किए गए खेत जो है वो मिले हैं। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका पड़ता है। ठीक है, मतलब ये साइट जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है राजस्थान में। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिला है? देखो, हाल ही में ही हमने अलग अलग सेपरेट कोर्स में वीडियो बनाई है वेद के बारे में। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है बहुत डिटेल में। ठीक है, तो जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा। अब यहां पर ये तो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि वेद किस वेद में जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। तो इसका अर्थ है आपका, इसका आंसर है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को एक तो देखो ओल्डेस्ट वेद भी कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और इसमें जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। अब गायत्री मंत्र कौन से मंडल में बताया गया भाई? 3rd मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है और 62वां सूक्त है। ठीक है, और भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो 62वां सूक्त जो है वो इससे रिलेटेड माना जाता है। समझ आ गया? अब ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जादू टोने के बारे में किस में बताया गया है। ठीक है जी, और जी उसके अलावा जो रोग निवारण के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में अघन्या जिसे नहीं मानना चाहिए शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, कोर्स वालों को याद आ गया होगा भाई, ये मैंने वैदिक कल्चर में आपको पढ़ाया है अच्छे से। अघन्या यूज किया गया है आपके काऊ के लिए, गाय माता के लिए यूज किया गया है। जिसको नहीं मानना चाहिए उसके लिए अघन्या शब्द का यूज किया गया है। समझ आ गया भाई? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो है वो आपके कुषाण डायनेस्टी के शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लोकेशन कौन सी थी? लोकेशन थी आपकी कुंडलवन। ठीक है जी, कुंडलवन में जो है ये हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, जो आपकी 4थी बौद्ध संगति हुई थी। और 4थी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र जो है वो आपके अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस ग्रंथ में वर्णित है? अब ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका आंसर है आपका महापरिनिर्वाण सूत्र। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जरा डिटेल में भी आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बने वो आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है
ठीक है, सॉरी, ये महापरिवार सूत्र नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग, जो आपका अवधारणा किस ग्रंथ से रिलेट करता है, तो वो उसका याद रखना है आपको, धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द 24th तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो उनका नाम था आपका महावीर, ठीक है जी। पहले कौन थे, फर्स्ट वो थे आपके ऋषभ देव, ठीक है, पहले ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को जो है वो और भी इनके नाम से जाना जाता था, आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से या फिर आदिश के नाम से इनको जाना जाता था, आदिश। तो दोनों नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। ऋषभ देव पहले थे, 24वें कौन से थे, वो थे आपके महावीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है, तो मौर्य शासक को दिया जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो बिलोंग करता है वो करता है इकोनॉमिक्स और स्टेट क्राफ्ट पर, यानी कि अर्थव्यवस्था और राज्य शास्त्र से जो है वो बिलोंग करता है। बोला जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी वो अर्थशास्त्र के बेसिस पर रखी गई थी, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो है वो लिखा गया है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको वहां पर जो है वो पढ़ने को मिलेगा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी कहा, ठीक है। पियदसी भी इसको लिखा जाता है, पियादासी भी लिखा जाता है, कहीं में प्रियदर्शी भी लिखा जाता है, तो वो लिखा था आपका मास्की एडिक्ट में, ठीक है, मास्की के अभिलेख में। मास्की के अभिलेख कहां पर हैं भाई, कर्नाटका, याद रखिएगा, कर्नाटका से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको डिस्कवर किया गया था 1915 में। तो ये इसमें जो आपके सम्राट थे, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक, उनको किस नाम से मेंशन किया गया है, प्रियदर्शी के नाम से या पियादसी के नाम से जो है वो मेंशन किया गया है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था, ठीक है जी, वो आया था आपका मैगस्थनीज, याद रखिएगा, मैगस्थनीज जो है वो आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक वाइफ थी वो यूनानी थी, ठीक है, तो यूनान के साथ इनके कुछ कुछ रिलेशन जो हैं वो थोड़े अच्छे माने जाते थे, ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये याद रखना कि यूनानी राजदूत आया था एक, जिसका नाम था मैगस्थनीज, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का मूल निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है, अराउंड 3rd सेंचुरी के आसपास करवाया गया था, कहां पर, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा अगर प्रेजेंट में पूछा जाता है। तो आई होप आपके 23 क्वेश्चन अभी तक सही हुए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त शक संवत, ठीक है, 78 ईस्वी की शुरुआत जो है वो किसने की थी, तो वो की थी आपकी कनिष्क ने, ये आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखना है, शक संवत का संबंध माना जाता है आपका कनिष्क से। अगला है, गंधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी, ठीक है, तो वो हुई थी आपके कुषाण के शासनकाल में, कौन सी, गंधार कला शैली। अगला क्वेश्चन है आपका, सतवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, किसके बारे में बात हो रही है, सतवाहन वंश के, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, मोस्ट फेमस रूलर जो है वो उस समय के ये माने जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतवाहन शासक जो थे, ठीक है, यानी कि जो सतवाहन पूरा वंश चला है, किस धातु के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो कॉइन्स वहां पर होते थे, ठीक है, वो कौन सी मेटल से बनते थे या कौन सी जो है वो धातु से बनाए जाते थे, सोना, प्रोटीन, ठीक है जी, लोहा या फिर जस्ता, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेड, ठीक है, लेड से बनाए जाते थे। देखो, जो ज्यादातर कॉइन बनते थे वो लेड से बनते थे, अदर जो बनते थे वो या तो आपके कॉपर से बने होते थे या फिर आपके ब्रॉन्ज से बने होते थे, कुछ आपके प्रोटीन से बने होते थे। अब ये प्रोटीन क्या चीज़ है, एक तरीके से आप एलॉय समझ लो, ठीक है, यानी कि मिक्सचर समझ लो, किसका, कॉपर हो गया आपका, प्लस टीन हो गया आपका, और इसके अलावा लेड हो गया, ठीक है, तो इनसे मिलकर इसको बोला जाता था प्रोटीन, उससे मिलकर जो है वो बने होते थे। तो ज़्यादा फेमस किसके थे, लेड के थे, या फिर प्रोटीन अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए सतवाहन वंश से, तो प्रोटीन आपको याद रखना है। आप जितने भी आप जो है वो साम्राज्य पढ़ोगे, मौर्य साम्राज्य हो गया, शक हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया, ठीक है जी, चोलाज हो गया, सबकी करेंसी अलग अलग है, ठीक है, सभी के सिक्के ढाले जाते थे, सभी के राजाओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा होना जो है वो जरूरी है, अगर आपको एग्जाम में बैठने पर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छे से तैयारी की है, अगर पटवारी लगाना है, ठीक है, बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है। जूनागढ़ शिलालेख में किस शक शासक की उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कौन से के बारे में पूछा गया, शक शासक के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रुद्रदमन प्रथम, ठीक है जी। कहां पर है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में, समझ आ गया।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रॉयल एम्बलम ऑफ द चोलास किंग। ठीक है, चोल राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो वो था आपका बाघ, टाइगर। ठीक है जी, कई बार इसको जो है वो एज अ जंपिंग टाइगर भी मेंशन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो चाहे आपके चोल हो गए, पांड्या हो गए, ठीक है, चेरा हो गए, सभी के जो है वो अपने राजकीय चिन्ह थे, उनके बारे में भी अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पांड्य राज्य की राजधानी जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी कौन सा नगर था? तो उसका आंसर है आपका मैदुरे। ठीक है, किसकी राजधानी थी? पांड्य राज्य की राजधानी थी, और किसके लिए प्रसिद्ध थी? मोतियों के लिए। इसका एक और नाम भी था जिसको बोला जाता था आपका कूडलमान नगर। ठीक है, तो याद रखिए कूडलमान नगर भी इसको उस समय में जो है वो बोला जाता था। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य लिखा गया है आपका तमिल भाषा में, क्लासिकल तमिल में जो है वो लिखा गया है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, शिल्पदिकारम महाकाव्य किसने लिखा है? शिल्पदिकारम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इलंगो अडिगल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ये क्या है? एक जैन मोंक थे। ठीक है, जैन मोंक, इनके द्वारा जो है ये आपका काव्य लिखा गया है जिसका नाम है शिल्पदिकारम। ठीक है, अगला है कन्नगी पवित्रता की देवी के लिए मंदिर बनाने वाला प्रसिद्ध चैर शासक कौन था? ठीक है जी, किसके लिए? कन्नगी पवित्रता की देवी के लिए इन्होंने मंदिर बनाया था, तो कौन सा था वो चैर शासक? वो था आपका सैनगुट्टुवन। ठीक है, सैनगुट्टवन, याद रखिएगा कहां पर बनाया था मंदिर? केरला में बनाया था। और इसके अलावा सैनगुट्टवम को जो है वो रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता था, रेड चेयर। ठीक है, लाल चेयर के नाम से इसको जाना जाता था, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और ये टाइटल उनको किसके द्वारा दिया गया था? वी.ए. स्मिथ के द्वारा जो है ये टाइटल उनको दिया गया था। क्या याद रखना है? समुद्रगुप्त जो है वो याद रखना है। अगला है द आयरन पिल्लर ऑफ मेहरौली। ठीक है, मेहरौली दिल्ली का जो लोह स्तंभ है जो सदियों से जंग रहित है, किस काल से संबंधित है? मतलब उसमें जंग नहीं लगता है, तो वो है आपका गुप्त पीरियड से। जब आप गुप्त पीरियड पढ़ोगे, जो तो कोर्स में उनको तो हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, तो ये मेहरौली का जो लोह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगता है, तो गुप्त पीरियड से संबंधित जो है वो इसको माना जाता है। अगला है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्हें प्रयाग शक्ति की रचना की थी? प्रयाग शक्ति की नहीं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो वो है आपके हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किसकी रचना की थी हरिसेन ने? प्रयाग प्रशस्ति की। इसके लिए एक और चीज याद रखा है, एक तो ये पोएट थे, दूसरे ये जो है वो मिनिस्टर भी थे। ठीक है जी, और तीसरे ये जो है वो जनरल भी थे। अच्छा, समुद्रगुप्त के समय में ये जो है वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। ठीक है जी, क्या थे? चीफ जुडिशियल ऑफिसर। और एक और चीज, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? वो बोला जाता महादंड नायक। महादंड नायक बोला जाता था, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका भी आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो विक्रमादित्य की उपाधि भी यानी कि टाइटल भी धारण किया था। और दूसरा क्या है कि हर्षवर्धन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है वो फाहियान जो है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आपको यहां पर याद रखना है। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नहीं लिखी गई है, बाकी अभिज्ञानम, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम सभी जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से किस नगर में स्थानांतरित की? तो वो की थी आपकी कन्नौज में। कन्नौज जब आप आगे पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री, चाहे आप अपने आप से पढ़ोगे, चाहे कहीं से और से पढ़ोगे, या आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी या ऑनलाइन, तो आप पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ाएंगे कि कन्नौज जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट था जिसके लिए जो है वो ट्राई वॉर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं त्रिपक्षीय युद्ध जो है वो चला था। तो ये आपको आगे पढ़ने को जो है वो मिलेगा। अगला है हर्षचरित्र नामक हर्ष की जीवनी जो है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपकी बाणभट्ट ने। डायरेक्ट आपको यहां पर आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ह्वेनसांग। ठीक है जी, ह्वेनसांग जो है वो चीनी यात्री आया था किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को किसने पराजित किया था? तो वो किया था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो पराजित किया था। अगला है हर प्रत्येक 5 वर्ष में भव्य धार्मिक सभा कहां आयोजित करता था? हर्ष के बारे में बात हो रही है कि हर्ष जो है वो हर एक 5 वर्ष में कहां पर करता था सभा का आयोजन? तो वो करता था आपका प्रयाग। ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद में।
अगला क्वेश्चन है धातु युगों से संबंध में से निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये डी जो है वो गलत है, पिलियोलिथिक एज। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पूरा पाषाण काल पशुपालन, बाकी सारे जो है वो यहां पर ठीक है। तो ये आपको जो है वो अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे तो आपको सप्तांग सिद्धांत भी जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, जो कि किसके द्वारा दिए गए थे, कौटिल्य के द्वारा जो है वो दिए गए थे। अगला है वैदिक काल में विश्व शब्द का अर्थ क्या था। तो विश्व था आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, जो गांवों के एक समूह होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको जो है वो विश्व बोला जाता था। ये आपको यहां पर याद रखना है। कनिष्क के प्रसिद्ध शीर्ष विहीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो शीर्ष विहीन मूर्ति है वो किससे संबंधित मानी जाती है, कनिष्क से संबंधित मानी जाती है, और वो मिली थी आपकी मथुरा से। अगला है निम्न में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो सबसे पहले चांदी के यानी कि सिल्वर के कॉइन जो है वो जारी किए थे। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आपके 50 में से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो सही हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं और आप पटवारी की सीरियस तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ा सा दिमाग में घुसा लीजिएगा, और टाइम अभी है। ये तो एंशियंट ही है, इसके बाद आपकी मिडेवल भी है, इसके बाद आपकी मॉडर्न भी है, फिर आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सब कुछ है। और अगर आप खुद से तैयारी कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेमो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।